हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजॉइंग केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3। ठीक है, हमने 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक्स है वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा है? सेकंड पार्ट में हमने देखा है रेट के बारे में, रेट लॉ के बारे में और रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उस रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मोलेक्युलरिटी क्या होती है रिएक्शन की? एक अनदर प्रॉपर्टी रिएक्शन की जिसे हम मोलेकुलरिटी कहते हैं। वो मोलेकुलरिटी क्या करती है? हेल्प्स करती है कि जो हमारे रिएक्शन है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंडिंग करने में वो हमें हेल्प करती है। जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है इसके लिए कौन हेल्प करता है? हमें मोलेकुलरिटी हेल्प करती है। ठीक है, तो मोलेकुलरिटी एक्चुअली होती क्या है? जो भी यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट से हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो स्टैचोमेट्री कितनी है रिएक्टेंट की? 1 और प्रोडक्ट की भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हुए A+B इट गिव्स C+D। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है? A और B, ये दोनों रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट कौन है? C और D, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो भी A और B हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने के बाद उसका क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पेसिस है, रिएक्टिंग स्पेसिस हमारे पास A और B, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो रिएक्टिंग स्पेसिस है ये आपके यहाँ पे देखो A और B एटम्स है। मतलब यहाँ पे रिएक्टिंग स्पेसिस जो है, रिएक्टिंग स्पेसिस एटम्स भी हो सकती है या आयंस भी हो सकती है या फिर मोलिक्यूल्स भी हो सकती है। ये जो रिएक्टिंग स्पेसिस है, रिएक्टिंग स्पेसिस क्या करती है? वो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उस एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेती है। उसके बाद ये रिएक्टिंग स्पेसिस क्या होती है? ए और बी, सपोज यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टिंग स्पेसिस क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड हो जाते हैं और कोलाइड होने के बाद ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की मोलेकुलरिटी है, रिएक्शन की मोलेकुलरिटी यहाँ पे यूनिमोलेकुलर भी हो सकती है, यूनिमोलेकुलर भी हो सकती है या फिर बायमोलेकुलर भी हो सकती है। यूनी मतलब क्या? 1 और बाय मतलब क्या? 2। यूनिमोलेकुलर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज यहाँ पे यूनिमोलेकुलर रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे NH4 NO2 इट गिव्स N2 प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट स्पेसिस कितने हैं हमारे पास? एक ही रिएक्टेंट स्पेसिस है। मतलब ये कौन सी कितनी मोलेकुलरिटी इसकी? 1। तो इसको क्या कहते हैं? हम यूनिमोलेकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम बायमोलेकुलर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2HI इट गिव्स H2 प्लस I2। यहाँ पे देखो कितने रिएक्टेंट स्पेस है हमारे पास? 2 है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? बायमोलेकुलर, बायमोलेकुलर रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह से ट्राइमोलेकुलर भी होती है। ट्राइमोलेकुलर मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट स्पेसिस कितनी होगी? 3 रिएक्टेंट स्पेसिस होगी। यहाँ पे 2NO प्लस O2 इट गिव्स 2NO2। यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास? ये 2 और यहाँ से कितने हैं? 3। मतलब ये कौन सी हुई? ट्राई मोलेक्युलर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसी रिएक्शन मिल जाती है ना,
यहाँ पे देखो रिएक्टेंट स्पेसिस कितनी है, 4 है। मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, टेट्रामोलेकुलर नहीं, टेट्रामोलेकुलर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABCD यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, और EFG हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे ABCD है, एक दूसरे के साथ तो कोलाइड होंगे, बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है, यहाँ पे एक तो स्लो स्टेप हो जाती है किसमें, या फिर फास्ट स्टेप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो भी हमारे पास स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप क्या होती है हमारी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, हाँ, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके यहाँ पे रेस कंपटीशन है। रेस कंपटीशन में क्या होता है कि जो स्लो स्पीड से रन कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, मतलब जो टीम है वो टीम किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी स्लोवेस्ट पर्सन है टीम में जो स्लोवेस्ट पर्सन है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी वही होता है, जो भी स्लो स्टेप होती है हमारी, उस स्लो स्टेप के ऊपर जो रेट है हमारी, वो डिटरमाइन करती है कि उसका जो रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे स्लो स्टेप के ऊपर। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने परऑक्साइड डिकम्पोज किया है, I- क्या है, यहाँ पे एक कैटालाइज है। ठीक है, आयोडीन। तो ये डिकम्पोज होके क्या फॉर्म होता है, 2H2O प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका रेट इक्वेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस, बताओ, DH2O2 डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल्स टू K H2O2 इंटू I माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो H2O2 है उसकी पावर कितनी है, 1, I माइनस की पावर कितनी है, 1। मतलब यहाँ पे जो H2O2 है इसकी ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 और एंड I माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन है, वो परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2O2 I माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, H2O प्लस IO माइनस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है इसकी, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो H2O2 है, H2O2 IO माइनस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, H2O प्लस I माइनस प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप में H2O2 और I माइनस, मतलब यहाँ पे इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन है। और सेकंड स्टेप में देखो, यहाँ पे भी देखो H2O2 एक है और IO माइनस एक है, मतलब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट के, 2 रिएक्टेंट है, मतलब इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, बाय मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में भी आपको IO माइनस दिख रहा है, सेकंड स्टेप में भी आपको IO माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे IO माइनस क्या है हमारे पास, IO माइनस है हमारे पास इंटरमीडिएट। ठीक है, IO माइनस क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन देखी थी ना, परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करके हमें वाटर और ऑक्सीजन मिल रहा है, बट यहाँ पे ये हमें फर्स्ट स्टेप
एक ही स्टेप में दिख रही है, बट यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2O2 है और यहाँ पे H2O2 I माइनस के साथ कंबाइन होकर हमें वाटर और आयो माइनस मिला है। यहाँ पे पेरोक्साइड आयो माइनस के साथ कंबाइन होकर हमें H2O I माइनस और O2 मिला है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें भी आयो माइनस है, सेकंड में भी आयो माइनस है, मतलब आयो माइनस क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, ये फर्स्ट स्टेप है हमारी स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप है, स्लो स्टेप। अब मैंने पहले ही बताया स्लो स्टेप को हम क्या करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। मतलब जो भी रेट है हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट की, वो किसके ऊपर किसके ऊपर डिटरमाइन करती है, वो डिटरमाइन करती है रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। जो भी हमारे पास स्लो स्टेप है, वो स्लो स्टेप क्या होती है हमारी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कल ही हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या कल ही बताया था आपको, क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, हम इसको थेरोटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, एक तो 0 हो सकती है या फिर 1 2 3 या फिर इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। बट जो मोलेकुलरिटी है, मोलेकुलरिटी 0 और नॉन इंटीजर होती है, ठीक है। बट molecularity कैन नॉट बी 0। ये चीज़ हमेशा याद करके रखो कि मोलेकुलरिटी भले ही ऑर्डर 0 हो सकती है, बट मोलेकुलरिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और वो क्या रहती है, नॉन इंटीजर रहती है, ठीक है। और सेकंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर किसके लिए एप्लीकेबल है, ये ऑर्डर एप्लीकेबल है सिर्फ एलिमेंट, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एप्लीकेबल, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब पता है क्या, एलिमेंट्री मतलब एक सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन परफॉर्म होती है, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। जो ऑर्डर है हमारे पास वो ऑर्डर एप्लीकेबल है किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। बट मोलेकुलरिटी जो है, मोलेकुलरिटी ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलेकुलरिटी ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। मोलेकुलरिटी किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एलिमेंट्री के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब वो मल्टीपल स्टेप में परफॉर्म होती है। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा मैं यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हाँ 2NO + O2 कंबाइन होकर हमें 2NO2 मिल रहा है, मतलब ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। बट क्या होता है यहाँ पे देखो, हाँ मतलब ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा है पेरोक्साइड का डिकम्पोज होता है, पेरोक्साइड का डिकम्पोज होने के बाद हमें वाटर और ऑक्सीजन मिलता है, बट ये 2 स्टेप में परफॉर्म होती है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होती है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टी स्टेप में परफॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ऑर्डर है, ऑर्डर स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। एंड मोलेकुलरिटी जो है, मोलेकुलरिटी की जो ऑर्डर है स्लोवेस्ट स्टेप एंड
उसकी ऑर्डर है वो सेम ही रहती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by the slowest step। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मल्टीपल स्टेप होती है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्टेप होने के बाद एक तो स्लो स्टेप रहती है और एक फास्ट स्टेप रहती है। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड जो मोलेकुलरिटी होती है, molecularity of the slowest step is same as the order of the reaction। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से माइंड में रखो। क्या कि जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। बट मोलेकुलरिटी जो है, मोलेकुलरिटी 0 नहीं हो सकती और वो नॉन इंटीजर रहती है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एप्लीकेबल है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, बट जो मोलेकुलरिटी है वो मोलेकुलरिटी ओनली एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। जो भी स्लो स्टेप है उस स्लो स्टेप की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है वही ऑर्डर होती है और मोलेकुलरिटी स्लो स्टेप सेम होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर के बारे में, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक। उसका रेट कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसका यूनिट भी देखा है। तो आज हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में देखना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सबसे पहले हम तो देखेंगे किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखते हैं। अब देखो, सबसे कल ही हमने डिस्कस किया, कल या पार्ट 1 या पार्ट 2 में, पार्ट 2 में मतलब कल हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, रेट के बारे में, कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, द कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब जो रेट है वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। उसको क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वेंशनड। मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट के, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए उसको क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉन्सेंट। इसका प्लॉट देखा था ना हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर। इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। इसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट होता है डिफरेंट रिएक्शन के लिए, मतलब डिफरेंट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है। अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए। फॉर
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर मतलब क्या, इसका जो रेट है रिएक्शन का, वो रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ज़ीरो के पावर ऑफ इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे सपोज रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है इसका रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर के पावर, किसके लिए देख रहे हैं हम, ज़ीरो के लिए। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और आपको ये पता है कि अगर इसकी पावर ज़ीरो होती है, किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो होती है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू 1। तो यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डी आर, इसको रीअरेंज करते हैं, डी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। ठीक है, इस माइनस साइन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी आर इस तरफ लेके आती हूँ, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना है। अगर इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल है, मतलब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, माइनस के इंटू टी प्लस आई। ये आई क्या है, ये आई हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो एट टाइम ज़ीरो पे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी R0। ठीक है, अब देखो R इज इक्वल्स टू मैं R0 लिख सकती हूँ, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे के लिए R क्या होगा, R0 होगा। तो यहाँ पे देखो R की जगह ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, R को क्या पुट करना है, R0 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R0 इज इक्वल्स टू माइनस के, टी कितना है 0 प्लस आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, R0 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, अब देखो R0 इज इक्वल्स टू आई आया है, तो इसको भी आई को हम R0 लिखते हैं। यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पे हमने R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई लिखा है, तो हम आई की जगह पे यहाँ पे R0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ पता होगा ना, यहाँ पे y ये क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पे देखो ये क्या है, y ए एक्स, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, R0 है। मतलब हमें ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है हमें रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम के, मतलब यहाँ पे R वर्सेस टी के, टी का अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पे R वर्सेस टी का ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया तो यहाँ पे स्लोप क्या मिल रहा है हमें, माइनस के, मतलब निगेटिव स्लोप मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये निगेटिव स्लोप मिल जाएगा हमें कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव है, स्लोप आता है माइनस के। ठीक है, ये देखा है हमने फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है, गेस कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा। देखो रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट जा रहे हैं, रेट क्या आएगा इसका, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी आर डिवाइडेड बाय डी टी, इसकी जो साइन है मैंने इस तरफ लिखी है माइनस के इंटू आर। अब हमें क्या करना है इसको, देखो यहाँ पे डी आर, यहाँ पे ये जो आर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो माइनस के इंटू डी टी आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। अगर हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो देखो क्या आता है, अगर हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें आर, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन डी आर बाय आर आता है, तो इसको हम लिखते हैं एल एन आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस के टी प्लस आई, ये आई क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमने ज़ीरो पे टाइम यहाँ पे ज़ीरो लिया है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी, नहीं यहाँ पे इंटू ज़ीरो, टी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है ना, प्लस आई, तो ये क्या आएगा, एल एन आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू आई। तो आई को क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर हमने यहाँ से रीअरेंज किया तो ये क्या आएगा, एल एन आर, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके क्या होगा निगेटिव, एल एन आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पे देखो अगर हमें हमारे पास एल एन ए माइनस एल एन बी है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, एल एन ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल एन आर डिवाइडेड बाय आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, अगर हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो ये क्या आएगा, आर डिवाइडेड बाय आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, हाँ इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ये हमारे पास एल एन आर डिवाइडेड बाय आर ज़ीरो है इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग रहेगा 2.303 लॉग आर डिवाइडेड बाय आर ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अगर इस माइनस को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 2.303 लॉग आर ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू के टी, और इसको भी अगर हमने रीअरेंज किया तो हमें क्या मिलता है, लॉग आर ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू के टी डिवाइडेड बाय 2.303। अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया इसके बीच में, अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया लॉग आर, एक मिनट, आर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया लॉग आर ज़ीरो वर्सेस आर ज़ीरो बाय आर वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ज़ीरो, तो ये क्या आएगा
एक ग्राफ मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या आता है, यहाँ पे स्लोप आता है k डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया है अभी यहाँ पे, हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया है मोलेक्युलरिटी के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखा है, उसका ग्राफ भी हमने प्लॉट किया है। उसके बाद हमने देखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, उसका ग्राफ भी हमने प्लॉट किया है। ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी हमने लिखा है, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।